इस वीडियो के बाद में आपको फिजिक्स पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं फिजिक्स के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बस इस एक वीडियो से आपके फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, एक भी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो आप ध्यान से, इसमें बोला गया है कि द पावर ऑफ अ लैंप इज 60 वॉट एंड एनर्जी इन जूल। तो देखो यहां पर जब भी एग्जामिनर जूल बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जूल क्या होता है। 1 जूल का मतलब होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोट सेकेंड, ठीक है। और वहीं पे जब वो एनर्जी की बात करता है, एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड वो होती है किलो वाट आर। तो जब भी जूल की बात करें तो आपको जो टाइम है वो सेकंड्स में लेना है और जो पावर है वो वॉट में लेनी है। तो अब यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पावर इनटू होता है टाइम। अब पावर तो यहां पर कितनी गिवन है, 60 वॉट, 60 हो गया, फिर उसके बाद में 1 सेकंड हो गया, तो ये 1 सेकंड आ गया, तो ये आ गया 60 वॉट सेकंड, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे 60 जूल। जो कि ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, और ऐसे आंसर लिखोगे जब ये आप लोगों को इसमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और अब इसी के साथ में जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने किया था, लेकिन ये कितनी बार पूछा गया, 2014 में, 16 में और 18 में बोला गया। अब इसमें बोला किया है कि इलेक्ट्रिक केटली है 2 किलोवाट की, तो हमारे पास में एनर्जी कितनी गिवन है, वो है 2 किलोवाट, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया 2 घंटे के लिए हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो टाइम कितना गिवन है, वो है 2 आवर्स का टाइम गिवन है। अब बोला गया है कि एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी उसकी एसआई यूनिट्स के अंदर और कमर्शियल यूनिट्स के अंदर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस ये कि आ जाएगा पावर इनटू टाइम। अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, ऐसा यूनिट के अंदर हमें पावर चाहिए, और यहाँ पर हमें किलोवाट और आवर में गिवन है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है जो कि कमर्शियल यूनिट होती है, उसकी जो रहता है 1 यूनिट, कितना रहता है इसका, 1 यूनिट रहता है भैया 1 किलोवाट आवर। तो यही हमने यहाँ पर किया। पावर कितनी गिवन है 2 किलोवाट, इंटू हमने किया 2, तो यहां से आ जाएगा 4 किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा, कंजप्शन ही हो गया इसका, पर डे का कंजप्शन हो गया। अब इसके बाद में हमसे बोला गया है इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये तो हमने निकाल लिया कि इसके ऐसा यूनिट क्या है, इसकी कमर्शियल यूनिट क्या है, वो हमने निकाल लिया। अब बोला गया कि कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन अ मंथ ऑफ जून। तो देखो यहां पर ध्यान रखना, ये जब भी जून की बात कर रहा है, जून मतलब जून के अंदर कितने डेज होते हैं। चलो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आपके पास में 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट करो कि जून के अंदर 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। इंस्टेंटली आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जो जून के अंदर मेरे को तो जो तरीका पता है वो क्या है, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब जून यहां पे आता है तो इसके अंदर कितने डेज हो गए, 30 डेज हो गए। मेरे को ये वाला तरीका बहुत ज्यादा जीनियस तरीका लगता था, मेरे को मतलब याद नहीं होता था, इससे हाथों हाथ याद हो गया। 30 डेज हो गए, पर डे के इतनी कंजप्शन है, तो हमने किया 30 डेज इंटू 4 किलोवाट आवर, जो कि पर डे का कंजप्शन है। तो टोटल कंजप्शन कितना हो गया, 4 किलोवाट आवर, ठीक है। ये टोटल यूनिट्स हो गई। समझ गए कि 30 दिन थे, 30 दिन के अंदर हमारी 4 पर डे निकलती थी, तो 120 हो गया। अब बोला गया कि रेट जो है 3 रुपीज है, तो टोटल आप लोग बताइए, ये जो यूनिट है 120 यूनिट सामान्य यूज में ली 3 रुपए हैं, तो कितना इसका कॉस्ट आएगा। तो भैया इसको इंटू 3 कर देंगे, 120 इंटू 3, तो यहां पर हमारे पास में जो टोटल रुपीज आ जाएंगे 360 रुपीज का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार पूछा गया था, 15 के अंदर और 18 के अंदर। अब इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास में 2 कंडक्टिंग वायर हैं जिनका कि मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब यह है कि हम बोल देते हैं कि हमारे पास में एक वायर 1 है और एक तरफ है वायर 2। तो यहां पर इसका रो और इसका रो सेम है, और बोला गया कि लेंथ भी दोनों की सेम है। चलो भाई लेंथ भी सेम है, और बोला गया है कि इक्वल डायमीटर है, मतलब कि इनका एरिया भी सेम है। तो हमारा जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2। तो हम इसको डिनोट कर देंगे किससे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस से। तो हमने बोल दिया कि हमारे जो वायर्स हैं इनका रेजिस्टेंस हो गया R।
अब बोला गया है कि इनको हम लोग जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2R। अब इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, इसके क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हाउ डज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर चेंजेस, कि इनकी हीट प्रोड्यूस कैसे चेंज होगी। तो हमारे पास में हीट का फॉर्मूला रहता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है हीट प्रोड्यूस। अब हमारे पास में सीरीज के अंदर बात करी जा रही है, तो सीरीज के अंदर जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर जो भी करते हैं उसके लिए हमारे पास में दो फॉर्मूला रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि V स्क्वायर अपॉन R और फिर उसके बाद में इंटू T। ठीक है, ये दो फॉर्मूला रहते हैं। अब जब हमारे पास में सबसे पहले जब हमारी जो यूनिट कंजप्शन थी, जैसे कि जब हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ R था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस था, तो इसके अंदर हीट कंज्यूम्ड हम बोल देते हैं कि हो गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। समझ गए आप लोग। फिर इसके बाद में अब हमने क्या किया है, न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसको नए कलर से डिनोट करके लिखता हूं कि यहां पर न्यू रेजिस्टेंस जो कि हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 होता है, तो ये हो गया 2R। तो अब इसके अंदर हीट डिसिपेशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटू T। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो भैया, इसको हम लोग बोलेंगे V स्क्वायर अपॉन में 2R इंटू T। और ये वैल्यू आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो हमने पीछे देखा है कि इसकी वैल्यू H है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख देंगे H/2, जो कि H डैश हो गया हमारा न्यू H इक्विवेलेंट। तो H इक्विवेलेंट क्या हुआ, वो हुआ हीट रिलीज्ड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इससे क्या हुआ कि वहां पर जो रेजिस्टेंस तो डबल हो गया, लेकिन जो हीट रिलीज हुई वो वहां पर रिड्यूस हो गई। तो आपको ये इसमें लिखना होगा, ये ध्यान रखना कि हमने कैसे किया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाला, फिर उसके बाद में हीट डिसिपेशन निकाला इस केस के अंदर, और इसको प्रीवियस केस के साथ में कंपेयर किया, तो हमें पता लगे कि भैया हीट रिलीज तो उसमें आधी हो गई है। फिर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई ने पूछा था 2 साल, और हो सकता है कि इस साल भी पूछ ले 17 में और 18 में। आपको एक वीआई ग्राफ गिवन और बोला गया कि R1 R2 R3 में रिलेशन निकाल। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना, बोलना ओम्स दादा। ठीक है, ओम्स दादा आपने बोला, तो ओम्स लॉ को आपको याद करना है। जैसे आप लोग ओम्स लॉ को याद करोगे, तो भैया ओम्स लॉ को हमने याद किया यहां पे, तो ओम्स लॉ से क्या आता है, वो होता है V इज इक्वल टू IR। मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ था, वीर से याद रखा हुआ था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको एक ग्राफ को रीड करना है, तो आप एक चीज को कांस्टेंट कर दो, या तो वोल्टेज को कांस्टेंट कर दो, करंट को कांस्टेंट कर दो। क्योंकि अगर हम लोग इसको हटा देंगे, जैसे कि हमने करंट को मान लो कि हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमने ये किया कि चलो भाई ये एक वैल्यू है हमारी, ठीक है, ये हमारे ग्राफ के ऊपर ये I0 की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब ये I0 की वैल्यू आ गई, तो हम यहां से बोल सकते हैं, अब ये भी हमने निकाला था, V इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, और हमें यहां पर करंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहां पर इसके एक प्रोपोर्शनल हो गया V1, और ये इसके प्रोपोर्शनल में होगी V2, और ये इसके प्रोपोर्शनल में हो गया V3। तो अब आप देखोगे कि V3 की वैल्यू ज्यादा है, और हमारे रिलेशन है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो हम बोलेंगे कि भैया R3 हो गया सबसे बड़ा। फिर उसके बाद में वैल्यू किसकी आएगी, वो आएगी यहां पर R2 की वैल्यू, तो ये R2 की वैल्यू होगी, फिर उसके बाद में आ जाएगी R1 की वैल्यू। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंक्लूड करने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गैल्वेनोमीटर होता है और एक एमीटर होता है। एम मीटर किसके काम में आता है, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करिएगा कि जो एम मीटर होता है ये करंट नापने के काम आता है, या फिर ये वोल्टेज नापने के काम आता है। क्योंकि ये तो यहां पर गैल्वेनोमीटर होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो मुझे बताओ कि एमीटर किस काम में आता है। ठीक है, ध्यान रहे, जल्दी से कमेंट करो, ये क्या रहेगा, करंट रहेगा या फिर वोल्टेज रहेगा। देख कर दिया कमेंट। तो जिन भी स्टूडेंट ने बोला कि भैया यहां पर वोल्टेज होगा, तो बेटा इतना गलत नहीं होना होता। अब ये जो रीजन है गैल्वेनोमीटर को इंक्लूड करने का, ये है कि गैल्वेनोमीटर का यूज आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए करंट कितना फ्लो हुआ, लेकिन उसी के साथ में
डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की किस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो किससे पता लगता है? गैल्वेनोमीटर के अंदर इस तरीके से सुई रहती है, अगर वो इस तरफ जाता है तो इस तरफ करंट फ्लो होता है और अदरवाइज इधर की साइड डिफ्लेक्शन होता है, उसमें वो जीरो पर रहती है। लेकिन एमीटर में क्या होता है? एमीटर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? करंट की ही रीडिंग हम लोग ले सकते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। और इसी के अंदर एक चीज होती है, वो होती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है भैया वोल्टेज मेजर करने का काम होता है। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा यह गया है कि आपके पास में 3 रेजिस्टर्स हैं 9 ओम के, और बोला गया है कि आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है जिसका कि रेजिस्टेंस हो 13.5 ओम। तो अब सबसे पहले एक स्टूडेंट की अप्रोच ही होती है कि भैया 3 रजिस्टर हैं, 13.5 ओम चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों को अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो बेटा इसके अंदर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 18 ओम। तो भैया गलत हो गया, तो इसके अंदर हमें तो कम चाहिए। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करने वाले? अपना एक बार लॉजिकल दिमाग लगाओ कि इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। 13.5 को ब्रेक करो इन टर्म्स ऑफ 9। ठीक है, जब आपने इसको 9 की टर्म्स में ब्रेक किया तो 9 + 4.5। अब ये 4.5 दिखते दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए। अरे भैया आपने एक चीज सिखाई थी कि जब भी 2 एक जैसे रजिस्टर्स होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? वो आ जाता है R/2। तो यहां पर हमारे 9/2 अगर करेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो भैया मैं समझ गया। क्या समझा? मैं ये समझा कि यहां पर हम 2 रजिस्टर्स को अगर हम लोग ऐसे पैरेलल में लगा देते हैं, चलो हमने ये 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया, फिर उसके बाद में हमने इसके साथ में एक रजिस्टर को कैसा लगा दिया? वो लगा दिया सीरीज के अंदर। तो अब क्या होगा? ये जो 9 ओम था और ये 9 ओम था, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला करके कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया 4.5 ओम। और प्लस ऑफ सीरीज के अंदर ये 9 ओम वाला है, तो अभी अभी तो आपने बताया कि फिर ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 13.5 ओम। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछे जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर वो वैल्यू है, जैसे कि 9 से आप रिलेट करके देखना क्वेश्चन के अंदर कि वो उसके साथ में कैसे रिलेट हो रहा है। जैसे कि 9 + 4.5, तो उसके बाद में क्या होता है? 2 रेजिस्टेंस का R/2 होता है, तो मैंने निकाला कि भैया 9/2, तो मैंने दोनों को क्या करा? पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया, और उसी के साथ में हमने 9 ओम के को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो आया 13.5 ओम। अब इसी तरीके से जो सेकंड वाला है, ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं भाई। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या बोला है? सेकंड के अंदर बोला क्या है? 9 ओम। तो अब आप बोलोगे कि भैया एक काम करो, सभी को है ना एक साथ पैरेलल में जोड़ दो। तो जैसे मैंने पैरेलल में जोड़े, एक फॉर्मूला बताता हूं कि R जो कि होता है कि आपको ईच रेजिस्टेंस जो रहता है, ईच रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है, और डिवाइड बाय में रहता है n जो कि नंबर होता है। तो हमने क्या 9/3, तो ये तो आ गया 3 ओम। भैया ये तो बात ही नहीं बनी, ये तो 3 ओम आ रहा है, हमें चाहिए 6 ओम। तो अब इस केस के अंदर क्या करना है कि ये क्या आ रहा है भैया? ये आ रहा है 9 ओम से कम आ रहा है। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6 ओम। तो इसको फिर से वही करो 9 के, और 9 के टर्म्स में देखो तो 9 - 3, और तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं? ये इस तरीके से नहीं करेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें छोटी टर्म चाहिए होती है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 को हम लोग सीरीज में लेते हैं। हम एक केस बना रहे, चलिए हमने पिछली बार 2 को पैरेलल में लिया था, तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम लोग इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं, फिर उसके साथ में ये जो रजिस्टर है ये 9 ओम वाला, इसको हम लोग ले लेंगे पैरेलल में। अब इससे क्या होगा भैया? इससे बहुत कुछ हो जाएगा। देखो अब इससे क्या होगा? यहां पर 9 और 9 का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 ओम भैया। ठीक है, चलो हमने मानी आपकी बात। अब हम लोग यहां से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2। तो यहां पर 1/R1 कितना है? वो है 18 ओम। और फिर उसके बाद ये 1/R इक्विवेलेंट आएगा, प्लस ऑफ यहाँ पर ये आ जाएगा 1/9 ओम। तो जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/R = आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 18 इंटू ये 18 ही आ जाएगा टोटल। ठीक है, 18 और 1 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास में R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, हमने रिवर्स कर दिया 18/3। तो अब इसका आंसर यार एक बार आप बता दो, मैं इतना आसान सा सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की अप्रोच होती है, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद में चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोस बायोलॉजी केमिस्ट्री की देखने के लिए सब्सक्राइब रखना, नहीं तो वीडियो मिस कर दोगे। तो अब इसके अंदर क्या कहा है?
ये बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर आप लोगों को जो सर्किट डायग्राम है जिससे डर लगता है वही एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों को डर लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, बोला गया कि करंट इन ईच रजिस्टर निकालो, टोटल करंट आपको निकालना है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हमारा क्या, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 1/10 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/5। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 30, फिर ये आ गया 1 प्लस और ये कितना आ गया, ये आ गया 3 और ये आ गया यहाँ पर 6। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे पेन नहीं चल रहा तुम्हारा, कैलकुलेशन करो इसके अंदर। तो जैसे तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम मुझे आंसर बता दोगे इसका। आर इक्विवेलेंट कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गलती कर दिए होंगे। ठीक है, तो गलती आपने कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है आर इक्विवेलेंट जो भी आया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नहीं कर रहा है एक बार बच्चों की हेल्प कर दो यार, तुम तो स्मार्ट हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर हमारा आर इक्विवेलेंट जो भी आया वो हमने मान लिया। लेकिन फिर से अब इसके अंदर क्या बोला गया भैया करंट निकालना है, हमारे पास में रेजिस्टेंस है और वोल्टेज भी हमारे पास में। तो जल्दी से याद करो ओम्स दादा को, ओम्स दादा को याद किया, याद करती है V = IR भैया। ठीक है, तो ये तो तगड़ा फॉर्मूला बता दिया आपने। और यहाँ पर ये क्या है, ये सारे के सारे पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, तो इधर और इधर सभी के अंदर 6 वोल्ट है। 5 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, 10 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, 30 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो करंट वाला फॉर्मूला हम निकालते हैं, I = हो जाएगा V/R। तो I1 जो कि है हमारा 5 ओम का रेजिस्टर, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे भैया, ये मैंने शायद गलत लिख दिया, I = V/R एकदम से ये तो ये आ जाएगा 6/5 ओम। फिर उसके बाद में I2 जो है वो आ जाएगा 6/10 ओम, मतलब गलती कर दी ना, ओम बोल रहा हूँ मैं, अरे तुम ऐसे सही कर दिया करो, ये आ जाएगा एम्पियर। एग्जाम के अंदर यूनिट लिखनी जरूरी होती है, ये आ गया एम्पियर। फिर उसके बाद में आ जाएगी I3 कितना आएगा, 30 में कितना आ जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, 6/30, तो ये आ जाएगा 1/5 एम्पेयर। ठीक है, ये आपको इसमें निकालना था। ठीक है, अब जब आपने ये सब निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट जब आपने निकाल लिया, तो अब आपको यहाँ आर इक्विवेलेंट निकाला है, नहीं निकाला, नहीं निकाला ना, अरे सुधर जाओ, निकाल लो। ये कितना आ जाएगा यार, बहुत ही सिंपल था, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर बोला गया करंट हमने निकाल लिया है और टोटल करंट हमें निकालना है। तो टोटल करंट के लिए या तो आप I1, I2 और I3 को ऐड कर दो, ये करना नहीं क्योंकि स्मार्ट बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं। स्मार्ट बच्चे क्या बोलेंगे, भैया आप तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, V = IR। हमारे पास में वोल्टेज हमें गिवन है 6, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R कितना निकाला था अभी R इक्विवेलेंट 3 ओम, तो I की वैल्यू यहां से आ गई भैया 2 एम्पेयर। ठीक है, ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इतना से सॉल्व करेंगे 5 नंबर एग्जाम के अंदर पक्के। ठीक है, और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे बहुत आसान है, स्लाइस ऑफ केक है तुम्हारे लिए। अब क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि एक रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको वायर की। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला याद करो, R = ρL/A। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इसके अंदर रो की वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब हमें गिवन क्या क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो गिवन है भैया 20 ओम। और फिर इसके साथ में हमारे को लेंथ कितनी गिवन है, वो है 1 मीटर। लेकिन एरिया जो है, ये यहाँ पर ये जो एरिया गिवन है, हमेशा बाय डिफॉल्ट आप ये लेकर के चलना कि उसके जब एरिया की बात करी जा रही है तो आपको वायर बोले तो उसके अंदर आपको सर्कल जो होता है उसी का एरिया लेना है। सिलेंड्रिकल के अंदर जैसे कि सिलेंडर ऐसा होता है ना, ऐसा, तो आपको इसमें बस इसी का एरिया कंसिडर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा πr²। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि भैया यहाँ पर तो जो रेडियस है वो तो 0.01 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, हम क्या इसे लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, ये लिख सकते हैं, हमने 0 हटा दिया और इनटू डिवाइड बाय में 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, नीचे 10⁴ है तो ये ऊपर आके कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे सॉरी मीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा 1/4 मीटर। ये क्या आ गई हमारी रेडियस। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20, रो की वैल्यू हमें निकालनी है, लेंथ की वैल्यू कितनी है वो है 1 और पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं और इनटू रेडियस वो कितना था 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ जाएगी 3.14।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, रो इधर रहेगा, ये सारी की सारी टर्म उधर चली जाएंगी। तो इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके अंदर तो पेज भी नहीं गिवन है यार, पेज भी मैं अब ऐड कर रहा हूँ। 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इज इक्वल टू रो। अब सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। इतना सा कष्ट मुझे करके एक बार उत्तर, एक तो उत्तर दो बच्चे, एक तो उत्तर दो, एक आंसर मेरे को आज आप लोगों से चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू बहुत ही आसान सी आएगी, बस मुझे ये बता देना कि 10 की पावर के अंदर माइनस में कितना आएगा, ओम मीटर यूनिट लगानी जरूरी है। ये आ जाएगा 6.28, ठीक है। ये आ जाएगा भैया, ध्यान रखना 10 की पावर माइनस में कितनी आएगी, कमेंट कर दिया तो ये आ जाएगी 10 की पावर -7। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज टर्म्ड एज, कि भैया एक मीडियम था ऐसा, ये था हमारा मीडियम 1 और ये था मीडियम 2, एक रे आई ऐसे आई और वो ऐसे चली गई। तो यहाँ पर ये जो होता है जिसके अंदर की रेस ऐसे से घूम जाती है, तो ये क्या होता है, ये होता है भैया रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन, इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। लल्लू लल्लू से सवाल तो मैं करवाता भी नहीं हूँ, ये तो बस तुम्हारे लिए कि तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। भाई देखो हर साल ये क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के मिरर और इसके ऊपर बेस्ड वाले। तो बोला गया है कि एक 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, +5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में बात करी जा रही है किसकी, एक कॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी की फोकल लेंथ क्या है, वो है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ रहती है वो रहती है पॉजिटिव, तो ये आ गया +20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि हमारा u है, u की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 30 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कार्टेशियन वो क्या होता है, वो मिरर के सामने रहता है, लेंस के सामने रहता है, इस वजह से वो नेगेटिव आता है। तो ये आ गया -30। अब बोला गया अब पोजीशन और ये सब निकालो, तो ये सब तो हम निकाल ही सकते हैं यार, हमें लेंस फॉर्मूला पता है सबका बाप, ठीक है। ये क्या है, ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। बस ये ध्यान रख लेना कि माइनस है या प्लस है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसका क्रूशियल रहता है, वो रहता है 1/20 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ पर ये माइनस में ही 1 में -30 आता है, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मार मत खा जाना, ये यहाँ पर जब इधर जाएगा तो भी ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चलो मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में था, ये इधर आया प्लस में, ये छोड़ो यार, ये दोनों के दोनों कट जाते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 1/30। तो फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में +60 सेंटीमीटर। जब भी v की वैल्यू +60 सेंटीमीटर आती है तो मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हमारी इमेज वो कैसी बनी है, रियल बनी है, ठीक है। हमने बोल दिया कि भैया यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो बनी है रियल, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट मतलब कि हमें क्या निकालना था, इसके अंदर एक तो पोजीशन निकालनी थी जो कि हमने v से निकाल लिया। अब बोला गया है नेचर, ठीक है। चलो हमने ये नहीं पता, हमें नेचर हम निकालते नहीं पता, तो नेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, ये सेकंड वाला केस है। और इसके साथ में जो रहता है वो रहता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहता है ना v/u, तो वही वाला फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ पर v/u लिखने की जरूरत है। v की वैल्यू क्या आई, वो आई +60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में u की वैल्यू क्या थी, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई -2। और जब कभी भी m की वैल्यू -2 आ जाती है तो ये जो माइनस है ये हमें दर्शाता है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, और कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमें इसमें पता लग गया। और बोला गया है साइज ऑफ इमेज भी निकाल दो। तो यार साइज ऑफ इमेज तुम निकाल सकते हो ना, निकालो, जल्दी से निकालो। साइज ऑफ इमेज क्या है, जल्दी कॉपी उठाओ, मैं पिटाई लगा दूंगा, जल्दी से स्क्रीन में से आके ऐसा चांटा पड़ेगा ना, चट, तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप निकालें तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल है यार। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये तो जब 5 × -2 करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये माइनस दर्शा रहा है कि वो कैसा है, वो उल्टा है, उल्टा डायरेक्शन। हमें इसी से कंफर्म हो गया कि हाँ भैया हाइट ऑफ इमेज हमारा सॉल्यूशन सही है, क्योंकि इन्वर्टेड है, इसीलिए वो क्या है, ऐसा नीचे नीचे की साइड है तो नेगेटिव आया। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव
रहती है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये भी क्वेश्चन आप लोग एक बार कर सकते हो, इसमें ज़्यादा यार कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो कि समझाना ज़रूरी है वो ये है कि मिरर केस है और इसके अंदर बोला गया है कि एक नीडल है जो कि 12 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर -12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ जो है हमारी वो कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के होने का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स के अंदर जो हमारी लेंथ रहती है वो कैसी रहती है, +15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में मिरर फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो भाई हमने मिरर लिखा, मिरर लिखते मिरर फार्मूला ही नहीं आया यार, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। 1/f = 1/v प्लस ऑफ यहाँ पर हो गया 1/u। बस वैल्यू पुटिंग हम लोग करेंगे, ये 1/15 और = 1/v प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/-12। ध्यान रहे कि आप लोग ये माइनस का साइन ना भूलें। तो v की वैल्यू जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगी 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने जब इसकी वैल्यू निकाल ली, अब आपसे बोला गया है इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन द इमेज ऑफ नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके अंदर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, वो ये रहता है कि m = रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = रहता है -v/u। ठीक है, ये क्या है, मिरर के अंदर। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर ये हम लोग u की वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग फर्दर लेके जा रहे हैं, मिरर से जब हम दूर लेके जा रहे हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ का डिवीजन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, m की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या m की वैल्यू डिक्रीज होगी? हाँ भैया, एकदम से सही आप बोल रहे हो, m की वैल्यू इस केस के अंदर डिक्रीज होगी। तो जब m की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस केस के अंदर जो इमेज का साइज है, साइज ऑफ इमेज विल रिड्यूस। ठीक है, साइज ऑफ इमेज विल रिड्यूस। ठीक है, ये आपको इसमें बात ध्यान रखनी होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग u को बढ़ाएंगे, क्योंकि v तो जो है वहां पे रहेगा, लेकिन u को जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, m की वैल्यू इसके अंदर डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रैक्शन वाला। रिफ्रैक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो जो म्यू रहता है वो कैसे लिखा जाता है। इसमें बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस। बोला गया कि लाइट की जो है स्पीड इंक्रीज होती है क्योंकि वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है जब लाइट कहां से कहां जाती है, एयर से वाटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू ऑफ एयर और वाटर को कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जिसको कि हम लोग v से डिनोट करेंगे इन वाटर। ठीक है, ये क्या रहेगी, ये रहेगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या फिर वाटर, और ऊपर में रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इसको हम लोग एयर भी मान लेते हैं। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है आपको 4/3, और आपको गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर वो है 3 × 10⁸, और नीचे डिवाइड बाय में v। ठीक है, तो अब ये v क्या होगा, ये v इधर चला जाएगा, और अब ये सॉल्व आपको करना है और आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे। भैया बहुत सिंपल है यार, इसमें भी अगर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना 9/4, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी v = हमारे पास में आ जाएगा 2.25 × 10⁸ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.25 × 10 ये 10 है, अरे छोड़ यार, 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को क्या निकालना है, इसके अंदर आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, पावर = रहता है 1 में फोकल लेंथ। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहता है डायोप्टर में, और डायोप्टर का मतलब ये है कि फोकल लेंथ यहाँ पर रहेगी मीटर में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी फोकल लेंथ आएगी सेंटीमीटर में। आपने सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, नोटबुक निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। तो जैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो भैया आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी यहाँ पर 25, मतलब कि आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी आई थिंक 0.25 मीटर आएगी। ठीक है, 25 मीटर आएगी। तो जब आपकी फोकल लेंथ आई तो अब आपको इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार। पावर की जगह पे हमने क्या लिखा है, 1 में 0.25, क्योंकि मीटर में हमने निकाल लिया तो यहाँ से हमारे पास में फोकल लेंथ आ जाएगी 4, मतलब पावर आ जाएगी 4 डायोप्टर। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि उसकी पावर किसी भी रेस को कन्वर्स और डाइवर्स करने को ही हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कि पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट एंड इट इज आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये ध्यान रहे कि किसका रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का। मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ रहती है मीटर में, ये रहता है डायोप्टर में। ठीक है, अब इसके बाद में बोला गया कि व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो रहती है वो रहती है डायोप्टर। और फिर इसके बाद में बोला गया कि एक स्टूडेंट है जो कि यूज करता है एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, वो है 40 सेंटीमीटर। तो अब बोला गया है कि आप लोग बताओ कि उसके अंदर नेचर और पावर ऑफ लेंस कितना होगा। तो भैया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 40 सेंटीमीटर है। तो मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, जब भी आपको सेंटीमीटर में गिवन हो तो इसको 100 में फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर आप लोग इसे कर सकते हो। तो फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर के अंदर 100 डिवाइडेड बाय आ जाएगी 40, तो 10 बाई आ जाएगी 2.5 आ जाएगी उसकी डायोप्टर। ठीक है, 2.5 डायोप्टर आ गया उसका पावर। ठीक है, अब जब ये आया तो अगर उसका जो नेचर है, अब जैसे कि इसके अंदर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये कौन सा लेंस यूज में ले रहा है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी जो पावर आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव ऑफ 2.5 डायोप्टर। ठीक है, देन फिर इसके बाद में आता है एक अगला क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज़्यादा फेमस और जो कि एक बार ही पूछा गया था, मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार मिस मत करना। ठीक है, उससे पहले कुछ MCQs वगैरह को निपटा लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा हमें भी। तो अब देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो अभी इस वीडियो को देख रहा है इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताए। वो ये है कि कुछ लेंसेज हैं, आपको यूज करना है रीडिंग स्मॉल लेटर्स। तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। स्मॉल लेटर्स को जब भी हमें जूम करके देखना होता है ना, जूम करके, तो हम लोग क्या यूज में लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वहां पर क्या होती है, रेज कन्वर्ज हो रही है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि 50 सेंटीमीटर रहेगा या फिर 5 सेंटीमीटर रहने वाला है, क्योंकि आपको क्या करना है, छोटे लेटर्स को बड़ा करके देख रहे हैं। तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, पास में जाएंगे। पास में जाने से जो फोकल लेंथ रहनी चाहिए वो कहाँ पर रहनी चाहिए, पास में रहनी चाहिए। दूर आपको दूर का नहीं देखना। जैसे कि मानो कि ये लेंस है तो इसमें आपको पास का देखना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जिसकी फोकल लेंथ छोटी रहेगी। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा सी ऑप्शन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि एक ऐसा मिरर जिसके अंदर कि आप हमेशा इरेक्ट ही दिखते हो। तो ऐसा मिरर कौन सा हो सकता है। अब आप मेरे को ये जो देख रहे हो कैमरा भी क्या है भैया, कैमरा एक तरीके का क्या है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर के अंदर हमेशा मैं आपको खड़ा ही तो दिखता हूँ, ऐसे कभी उल्टा तो दिखता नहीं हूँ, ऐसे कभी मेरी मुंडी नीचे हो, पाँव पर, ऐसा नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है। तो ऐसा केस किसके अंदर होता है, प्लेन के अंदर तो हमेशा होता है। लेकिन 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 कुछ केसेस के अंदर जो हमारा कॉन्वेक्स होता है उसमें भी बात बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन एकदम से इसमें करेक्ट होने वाला है कि आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट की, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो ध्यान रखना कि हेडलाइट ऑफ अ कार। तो हेडलाइट ऑफ अ कार के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट देयर प्रिंसिपल फोकस। की जैसे ही उसके प्रिंसिपल फोकस पर करते हैं तो वो टकरा करके उसके पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जिससे कि एक पावरफुल बीम होती है और जो ड्राइवर रहता है उसे दिखता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि साइड रियर व्यू मिरर क्या होता है। उसके अंदर हमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखना होता है, तो ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ में लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू देखना होता है। फिर नेक्स्ट आता है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर आपको एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेशन चाहिए होता है। जैसे कि एक पॉइंट है, जैसे ये सोलर फर्नेस है तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कुकर के अंदर चावल रखता है, तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप क्या यूज़ में लोगे, कॉनकेव मिरर, जो कि यहाँ से रेज इसके ऊपर आएंगे और इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेट्स द पैरेलल रेज ऑफ रे एट अ प्रिंसिपल फोकस। देन फिर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ह्यूमन आई से है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें बोला गया है, देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना, इसमें बोला गया है कि ये 2 बार पूछा गया था, स्टूडेंट इसे कर नहीं पाए थे, 16 में और एक बार 18 में पूछा गया। तो बोला गया था एक डिफेक्टिव आई विजन है जिसके अंदर कि अनेबल्स टू सी अ ऑब्जेक्ट नियर देन 1.5 मीटर, की उनके 1.5 मीटर से पास में उनको नहीं दिखाई देता है, जैसे कि वो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं
रहता है। तो ये जो मेरा हाथ जैसे कि जितनी दूर है ये 1.5 मीटर है, जब ही उनको इस केस के अंदर दिखेगा। तो हम लोग इसके अंदर क्या कहेंगे कि इस केस के अंदर वो जो उनकी ये दिखाई कि उनको दिख रहा है, ये बताया जा रहा है उनका इमेज का डिस्टेंस कितने के ऊपर उनको दिख रहा है। तो इसके अंदर हमारी जो v की वैल्यू रहती है वो रहेगी यहाँ पर -1.5 मीटर, क्योंकि ये क्या है, ये है इधर। अब जाकर के जैसे कि इतनी दूर किया, जब जाकर के उनको दिखा तो ये वाली जो डिस्टेंस थी ये हो जाएगी -1.5 मीटर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं -150 सेंटीमीटर। और u जो बोला गया है उनको क्या चाहिए, वो चाहिए कि भैया मैं 30 सेंटीमीटर के ऊपर देख पाऊँ। तो u की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है नेचर एंड फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो हम लोग इसके लिए यूज में लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस ऑफ यहाँ पर 1/u, क्योंकि हम लोग किसके लिए यूज में ले रहे हैं, लेंस के लिए हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर। और जब ये क्या आ रही है, फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो आप लोग बोल सकते हो कि भैया आपने हमें सिखा रखा है पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बात कर दी कि भैया किस तरीके का लेंस हम लोग यूज़ में लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। अब बोला गया पावर, तो पावर के लिए भैया आप सिंपल सा कर दो ना, 100 डिवाइडेड बाय 37.5 डायोप्टर। तो इससे आपके पास में पावर आ जाएगी कितनी, प्लस ऑफ 2.67 डायोप्टर पावर हमारे पास में आ जाएगी। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है जिससे दिखाई नहीं देता 30 सेंटीमीटर से पास का, कि उसे 30 सेंटीमीटर से पास का, जैसे कि उसको क्या है कि ये इतना पास में नहीं दिखाई देता। नॉर्मल जो एकोमोडेशन जैसे कि मेरे यहाँ से यहाँ तक अगर 25 सेंटीमीटर है, ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जहाँ पर कि हमारी आइस कंसंट्रेट करके पढ़ सकती है, लेकिन उसको क्या है, उसको थोड़ा दूर लेके जाना पड़ रहा है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, याद रखो कि आपके दादा दादी कैसे पढ़ते हैं, उनको कुछ भी पढ़ना होता है जैसे दूर करके कैसे पढ़ते हैं, अच्छा इतने नंबर है, तो उनको क्या होता है, उनको होता है हाइपरमेट्रोपिया। बड़ी स्पेलिंग है मतलब बड़े एज ग्रुप के लोगों को होती है, तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई बॉल हो जाती है। इस केस के अंदर उनकी जो आई बॉल है वो टू शॉर्ट और कॉर्निया इज टू कर्व्ड हो जाता है। अब बोला गया है कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन, वो हमने देख लिया है। अब बोला गया है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय डिफेक्टिव आई एंड आफ्टर यूजिंग अ करेक्टिव लेंस। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप लोगों को ये रे डायग्राम याद रखना है कि ये वाला जो बी वाला पार्ट है इसका, कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर वो जो इमेज है वो पीछे फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से देखते हैं और उनको जो नॉर्मली दिखता है वो दूर की चीज़ दिखती है तो वो सही दिखती है, लेकिन वो जब जैसे ही पास के अंदर आता है तो उनको इमेज उसके पीछे फॉर्म होती है, क्योंकि आई बॉल होती है वो शॉर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर लेंस यूज में लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो वो क्या करते हैं कि उस इमेज को आगे इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो इसका चाहो तो एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ, इस तरीके से आपको इसे देखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन स्काई, कि हमारा जो रेनबो है वो कैसे फॉर्म होता है। भैया हर एक जो ड्रॉपलेट है, एक एक पानी की बूंद एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, और प्रिज्म का काम क्या होता है कि उसको आप व्हाइट लाइट दोगे, क्या जिसको आप व्हाइट लाइट दोगे वो आपको 7 कलर की लाइटें देगा, मतलब तुम 1 पैसा दोगे वो तुम्हें 7 पैसे देगा। ठीक है, 7 कलर्स वो आपको यहां पर देने वाला रहता है। तो यही होता है कि अब आपको इसका रे डायग्राम के अंदर कैसे ध्यान रखेंगे, रे डायग्राम ध्यान रखेंगे कि भैया एक गोला बना है, गोले के अंदर व्हाइट लाइट आई, उसके अंदर स्कैटरिंग हुई और स्कैटरिंग होकर के हमें यहां पर ये मिल गया विबिग्योर, जो कि होता है रेनबो। ठीक है, बस आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी। तो यही हम लोग बोलेंगे कि द वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म एंड दीज ड्रॉप्स रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स the incident sunlight and then reflect it internally and finally refract it again and it comes out of a sun drop, and due to this distortion of sunlight the internal reflection different colors reach your observer, कि जो ऑब्जर्वर रहता है उसे दिखता है। बस सिंपल सी बात यही ध्यान रखो, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद में डिस्पर्शन होता है, फिर इंटरनली रिफ्रैक्ट होकर के वो वापस से बाहर आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले ये इसके अंदर आई तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये यहाँ पर क्या होती हैं, देखो इंटरनली, ठीक है,
इंटरनली फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर के ये बाहर आ जाती है। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि डायग्राम में इसके ज़रूरी है कि डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करो कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों रहता है दिन के टाइम पर, हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बताना। और बोला गया है कि सन जो है रेडिश क्यों दिखता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लू कलर जो रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर स्कैटर्स द लाइट, कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिस वजह से क्या होती है एयर स्कैटर हो जाती है। और ये जो रहता है शॉर्टर वेवलेंथ जो कि ब्लू रहती है आर स्कैटर्ड मोर, जो ब्लू वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए क्या होता है वो ज्यादा वहां पर हमें ब्लू कलर उसमें दिखता है। लेकिन सनसेट के टाइम पर क्या होता है, मोर एटमॉस्फेयर रहता है, मोर स्कैटरिंग रहती है, इस वजह से हमें ऑरेंज और रेड स्काई इस केस के अंदर दिखता है। और नून के टाइम क्या होता है, नून के टाइम काफी ज्यादा कम एटमॉस्फेयर रहता है, और उस टाइम के ऊपर एटमॉस्फेयर कम नहीं रहता, डायरेक्टली वो जब आता है तो उसके अंदर उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए लेस स्कैटरिंग रहती है। और इस केस के अंदर ब्लू स्काई और व्हाइट सन दिखाई देता है नून के टाइम के ऊपर। और वहीं पे ही रेड कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पर मोर एटमॉस्फेयर, मोर स्कैटरिंग, क्योंकि आप देखोगे कि सन यहां पर आ गया, सन की पोजीशन जब यहां से आ रही है तो वो ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा वो रिफ्रैक्ट होता है तो वहां पर रेड कलर दिखने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। और वहीं पे नून के अंदर क्या होता है डायरेक्टली आता है, तो इस केस के अंदर जो लेस स्कैटरिंग कलर्स होते हैं ब्लू और वायलेट उसमें दिखाई देते हैं। मेनली ब्लू स्काई का रीजन ये होता है। ये आप लोग इसको पढ़ सकते हो, हमने इसका कर लिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो अब देखो, अब ये इस पॉइंट के ऊपर आकर के पता है मेरे जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी बैटरी कितनी है, इसकी बैटरी बस बची है 20%। तो देखते हैं कि क्या ये सारे क्वेश्चंस हो पाते हैं नहीं हो पाते, मैं करवा के रहूँगा, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो जल्दी से मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें बोला गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ पॉइंट नियर द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, की ये वायर है इसके पास में अगर मैं कंपास लेके आऊँगा तो क्या होगा भैया, जब भी एक करंट फ्लो करता है तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, और कंपास का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बताने का, तो कंपास ऐसे से हिलेगा, ठीक है। तो यही है कि इफ द करंट इज इंक्रीज, करंट इंक्रीज होगा, जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, जिस वजह से क्या होगा कि इफ द करंट इंक्रीजेस द कंपास डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट फिर आता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, कि भैया हमारा जो वो रूल है ना राइट हैंड थंब रूल की, जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उस डायरेक्शन में फिर ऐसे करोगे तो आपको मैग्नेट, अब तो भैया डायरेक्शन ही आपने ऐसे कर दिया, तो ऐसे करते तो हमारा अंगूठा भी नीचे चला गया, डायरेक्शन भी इसके अंदर रिवर्स होगी, तो हम बोलेंगे कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स देन द डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज आल्सो रिवर्स्ड। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द कंपास मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। सिंपल सी बात है ना यार, एक ही कॉन्सेप्ट हमें सिखाया कि अगर करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो जिस वजह से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग उसे दूर लेके जाएंगे, कि आप ये मानो कि यार मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आपका फ़ोन है, जब आपका फ़ोन आपके पास में रहता है तो बहुत ज़्यादा खींचता है, मुझे ले ले मुझे ले ले, जैसे कि फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है तो ये मुझे बार बार बोलता है अरे मुझे देख ले मुझे देख ले, लेकिन यही जब दूर रहते हैं इसकी पावर कमज़ोर हो जाती, मम्मी के पास में तो एकदम ही वीक हो जाती। तो यही होता है कि जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे उसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी खत्म होती जाएंगी हमारे फ़ोन की तरह। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फ्यूज एक्ट एज अ वॉचमैन, की फ्यूज वॉचमैन की तरह एक्ट करता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, मेरे पास में तो सिंपल सा आंसर है कि फ्यूज का मतलब क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहता है जिसके अंदर की ऐसे एक ट्यूब के अंदर वो बंद रहता है और उसके अंदर एक पतला सा वायर रहता है। अब इस पतले से वायर की हम लोग एक वैल्यू सेट करते हैं कि भैया अगर इस करंट से ज़्यादा जाएगा तो हम इसका लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्या रखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। तो जैसे करंट ज्यादा जाता है गर्म होते टूट जाता है, टूटने से इलेक्ट्रिक सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। जब यहां से करंट जाना था इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और बीच में ब्रेक हो गया तो हमारी जो भी अप्लायंसेस वगैरह थी वो सारी की सारी बच गई, तो हमारे चौकीदार जो था फ्यूज ने उसे बचा लिया, ठीक है। अब यही मैंने इसमें एक्सप्लेन करा गया जो कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। देखो कि मॉनिटरिंग करंट फ्लो, अ फ्यूज मॉनिटर्स द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय अलाउिंग अ करंट्स टू फ्लो अंडर द नॉर्मल कंडीशन, की पहले तो वो फ्लो करने देता है, लेकिन इफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरवोल्ट,
कि अगर वो बदमाशी करता, वो ओवर करंट को भेजने लग जाता, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि व्हेन द करंट एक्सीड्स अ सेफ लिमिट ड्यू टू ओवरलोडिंग और अ शॉर्ट सर्किट द फ्यूज मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। इस केस के अंदर क्या होता है, सर्किट ही ब्रेक हो जाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। ज्यादा जाएगा, उसकी कैपेसिटी भैया 5 एम्पियर की और आपने उसमें से 7 एम्पियर भेज दिया तो गर्म होकर के टूट जाएगा, जिस वजह से क्या होता है कि वो सेफली हमारे इक्विपमेंट्स को बचा लेता है। जो कि हमने मान लो कि हमने लगाया कि भैया 5 एम्पियर से ज्यादा ना है, वहां पर 7 एम्पियर दे दो, वो जल जाएगा, लेकिन फ्यूज ने तो एज ए वॉचमैन काम कर लिया। फिर उसके बाद में इंश्योर्स द सेफ्टी बाय स्टॉपिंग द एक्सेसिव करंट, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड प्रिवेंट्स द हैजार्ड्स लाइक ओवरहीटिंग, फायर एंड डैमेज, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ अ सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मेंशन द यूजुअल रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इन द लाइन, लाइट्स और फैंस, और एक एप्लीकेशन है जो कि मतलब अप्लायंस है जो कि 2 किलोवाट के ऊपर है। तो आप इसे कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये रेटिंग तो आप पढ़ लो इसमें कि कितनी है, वो है 5 एम्पेयर है, 15 एम्पेयर है, लेकिन ये आई कैसे, ये तो समझना जरूरी है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, P इज इक्वल टू रहता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। तो अब हम इसकी रेटिंग जब निकालते हैं तो हमें पता है पावर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पावर हम लोग नॉर्मली जो लाइट फैंस के रहती है वो 200 से 300 वोल्ट रहती है, तो हमारा जो वोल्टेज रहता है वो रहता है 230 वोल्ट। तो हम इसकी जो रेंज लेते हैं वो रहते हैं 100 से लेकर के 500 वोल्ट तक की, ठीक है। और डिवाइड बाय में रहता है 230 वोल्ट। तो ये यहाँ पर आ जाता है हमारा करंट, जिसकी की वैल्यू कितनी रहती है, वो रहती है 5 एम्पेयर तक की इसकी वैल्यू रहती है नॉर्मली। लेकिन वहीं पे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, इस केस के अंदर ये जो 100 से 500 था, इसको हमने बढ़ा करके अब क्या कर दिया भैया 2000, ठीक है। 2000 जब आपने इसको कर दिया तो इसकी जो नियरली रीडिंग आएगी 8 से 9 के बीच में रीडिंग आने वाली है, ठीक है। जब 8 से 9 के बीच में रीडिंग आएगी तो उस केस के अंदर क्या होगा भैया, हम सेफ रहने के लिए 15 एम्पेयर ले लेते हैं कि 15 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, स्टैंडर्ड रीडिंग्स हैं ये। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में आता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, अरे क्या लल्लू सवाल पूछ लिया, कुछ ही नहीं है। एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर वायर लपेट दो, उसको सोलेनॉइड कह देते हैं, बस यही इसमें लिखा हुआ है कि सोलेनॉइड इज इन द लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। यहां पर मैंने कुछ मार्क किए हुए हैं, जैसे कि इंसुलेटेड वायर वाउंड इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, when an electric current passes through it, solenoid behaves like a bar magnet and producing a magnetic field similar to that of a magnet with the distance from north to south pole। एकदम से सिमिलरली जैसा कि हमारा वो जो बार मैग्नेट रहती है ना, उसी तरीके का इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है। अब बोला गया है कि आपको ड्रॉ करना है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट का, ठीक है। तो अब जब हम देखेंगे सोलेनॉइड का, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक बार आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं कि साउथ से मतलब कि नॉर्थ से जनरेट होते हैं, घूम करके साउथ में वापस से आती। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और सिमिलरली ये होता है हमारा, ये क्या बोलते हैं इसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, नॉर्थ से जनरेट होती है, साउथ के ऊपर आकर के खत्म होती है। तो आपको ये ड्रॉ करके इसमें दिखाना होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बोला गया है कि लिस्ट द टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन दीज टू फील्ड्स, कि इन दो के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो भैया सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि बार मैग्नेट हमेशा की हमेशा ऐसी रहती है, आप चुंबक को यहाँ पर चिपकाओ वहाँ पर चिपकाओ सेम रहेगा, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर क्या रहता है, परमानेंट नहीं रहती। जैसे आपने सर्किट को ब्रेक किया, इस केस के अंदर आपने क्या किया कि इसको ब्रेक किया, करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक ही नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी, तो ये टेम्परेरी होता है। वहीं पर क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं इसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपको अभी भी सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो इसके अंदर हम लोग इसकी फील्ड स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। बस यही दो डिफरेंसेस होते हैं। तो यही हमने लिखा है कि कंट्रोल ओवर द मैग्नेटिक फील्ड, कि इन अ सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। इसको आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक सोलेनॉइड जो रहता है उसके अंदर अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और उसी के साथ में अगर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर करंट भी बढ़ाते हैं तो भी उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज रहती है। वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फिक्स्ड रहती है और कैन नॉट बी चेंज। फिर इसके बाद में एक होती है टेम्परेरी और दूसरी होती है परमानेंट, जो कि सोलेनॉइड क्या रहता है, ये रहता है एज ए टेम्परेरी मैग्नेट, वेयर एज बार मैग्नेट बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट। और आई थिंक कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ये वीडियो, और अभी भी कैमरा बचा हुआ है। सो जल्दी से अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है
तो हमारा एक सीक्रेट कोड है, वो हम लोग लिख देते हैं 197। ठीक है, ये सीक्रेट कोड है हमारा, हम आपके और मेरे बीच में है और बाकी लोगों को पता ही नहीं है। बस आप लिख दो और बोलो कि क्या आपको पता है ये क्या है, वो सारे कंफ्यूज होते रहेंगे और आपको उसमें मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।